स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टार्ट हो चुकी है हमारी 95 प्लस सीरीज, जिसमें हम अकाउंट से रिलेटेड सारी थ्योरीज को आपको बता रहे हैं। बने रहिए मेरे साथ और 95% आपके बोर्ड में कहीं नहीं गए। स्टार्ट करेंगे आज हम वॉल्यूम 1 का लास्ट चैप्टर अपना डिसोल्यूशन। उसके बाद वॉल्यूम 1 की जितना भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था वो यहाँ पर आकर के आज आपका फिनिश हो जाएगा। तो चलें अपने वीडियो की साइड। हम आपको क्या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स। ठीक है, डिसोल्यूशन पता ही है ना सबको क्या होता है। डिसोल्यूशन मीन्स होता है यहाँ पर किसी भी चीज का फिनिश हो जाना। फिनिश यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर फिनिश हो रही है आपकी फर्म। अब दो चीजें आती हैं, एक तो पार्टनरशिप और एक हो जाती है फर्म। अब कभी कभी पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और कभी कभी फर्म खत्म हो जाती है। तो भाई ये डिफरेंसेस कैसे क्लियर करोगे आप समझो। देखो, पार्टनरशिप का खत्म हो जाना, पार्टनरशिप में खत्म हो जाने का क्या मतलब हो जाता है, वहां है कि इसका मतलब आपके जो रेशियोज थे ना उसमें किसी भी तरीके का जो आपके बीच में एग्रीमेंट था उसमें कुछ चेंजेस हो जाना। अगर वो चेंजेस हो रहा है इसका मतलब पार्टनरशिप में आपकी पार्टनरशिप में चेंजेस हुए हैं ना। और अगर फर्म फिनिश हो रही है इसका मतलब फर्म में जितने भी पार्टनर्स थे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इन अ फर्म, जितने भी थे सारे के सारे वो ही डिसॉल्व हो गए। पार्टनरशिप में भी लिखा हुआ द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनरशिप इज चेंज्ड। ठीक है, पार्टनर्स के बीच में जो भी रिलेशनशिप होता है सिर्फ वो चेंज अगर हो जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू सेक्शन 39 1932 एक्ट के हिसाब से। दोनों के कुछ डिफरेंसेस भी हैं जिसे हमने ये लिख दिए हैं, है ना। पार्टनरशिप अगर होती है, डिसोल्यूशन अगर पार्टनरशिप का होता है या फिर डिसोल्यूशन अगर फर्म का हो जाता है। अगर पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है तो भाई बिजनेस तो कंटिन्यू रहेगा ही ना। सिर्फ हमारे बीच का जो एग्रीमेंट था, जो रिलेशनशिप था वही तो चेंज हुआ है, बिजनेस चलता चला जाएगा। लेकिन अगर सारे पार्टनर्स में ये वो खत्म हो गया है तो फिर बिजनेस भी हमारा डिसकंटिन्यू हो जाएगा। एक बात, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये बुक्स ऑफ अकाउंट भी बंद नहीं होंगे क्योंकि बिजनेस बंद नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट भी आपकी क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, और देखो एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड किया जाता है, पढ़ा है ना एडमिशन में, रिटायरमेंट में। वहाँ पे क्या होता है एडमिशन रिटायरमेंट में, एडमिशन रिटायरमेंट में एग्रीमेंट ही तो चेंज होता है क्योंकि एक पार्टनर आता है एक पार्टनर जा रहा है। तो आपके में जो रेशियोज थे आप वो उसके चेंज हो जाते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो, राइट। तो हम क्या करते हैं, हम एसेट्स को या फिर अपनी जितनी भी हमारी लायबिलिटीज होती हैं उनको हम रीअसेस या फिर रिवैल्यूट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्योंकि पार्टनर पूरी तरीके से फॉर्म ही खत्म हो गई ना, तो जो एसेट्स होंगी लायबिलिटीज होंगी, एसेट्स को सेल कर दिया जाएगा, लायबिलिटीज को पेड कर दिया जाएगा। ठीक है, ये वॉलंटरी इनवॉलंटरी दोनों तरीके से हो सकता है। मोड दे रखे हैं, बता रहे हैं विदाउट ऑर्डर ऑफ बाय कोर्ट, कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास नहीं किया फिर भी फर्म अगर हमारी डिसॉल्व हो रही है तो उसके रीजन क्या हो सकते हैं। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट था उन लोगों के बीच का कि इतने टाइम तक ही साथ करेंगे, उसके बाद नहीं डिसोल्यूशन हो जाएगा। कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है, कभी कभी सॉल्वेंट हो जाते हैं पार्टनर्स, एक हो जाए या सारे हो जाए, कंपल्सरी हो जाएगा। कोई ऐसा इवेंट हो जाए, कोई ऐसा ही काम हो जाए ना, कोई एक अनसाउंड माइंड का हो जाए, या फिर ना हम कोई इलीगल बिजनेस करने लगे, अनलॉफुल बिजनेस हो जाए हमारा, ठीक है, तो भी हो जाता है। ठीक, या फिर नोटिस आ जाए हमारे पास, या फिर बाई कोर्ट, या फिर हमको कोर्ट के थ्रू कोई भी नोटिस आ जाता है ना, अनलॉफुल बिजनेस का, या फिर कोई भी ऐसा हमने क्राइम किया है उसकी वजह से भी डिसोल्यूशन हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने मेन पार्ट की तरफ कि डिसोल्यूशन में जो अकाउंट्स होते हैं उनका सेटलमेंट कैसे किया जाएगा। फर्म खत्म हो रही है, पूरी तरीके से हमारा बिजनेस यहाँ खत्म हो रहा है, अब हम अपने अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 1932 के हिसाब से अकाउंट का सेटलमेंट होगा। सबसे पहले लॉसेस का ट्रीटमेंट किया जाएगा। ठीक है, लॉसेस का ट्रीटमेंट कहाँ से करेंगे अब हम, देखो सबसे पहले तो हम प्रॉफिट से ले लो, एक सबसे बड़ा काम होता है ना, हम प्रॉफिट से निकाल लेते हैं, या फिर नहीं पूरा हो पा रहा कैपिटल से लो, फिर भी नहीं पूरा हो पा रहा तो फिर कौन देगा, फिर पार्टनर्स हमें पूरा
करवाएंगे। समझ गए, है ना? क्योंकि पार्टनर्स क्या है, पार्टनर फर्म का एक पार्ट है, बल्कि फर्म उन्हीं से तो मिलकर बनी हुई होती है। क्लियर? इसलिए अब एसेट्स और लायबिलिटीज का हमें क्या करना है, ये सोचो। अगर एसेट्स हैं, है ना, तो पेमेंट ऑफ रिलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट को रिलाइज करा दो, ठीक है। फिर सिक्योर्ड लोन का पेमेंट कर दो, उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कर। हम ये पेमेंट लाइन से करेंगे, हम इनको ऊपर नीचे नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, रिलेशन एसेट्स, एसेट्स को रिलाइज कराओ, ठीक है। लोन ऑफ पार्टनर्स स्पाउस, अगर पार्टनर के स्पाउस, पार्टनर के जीवन साथी से कोई लोन ले रखा है तो उसको पेमेंट करना है। फिर अगर लोन पार्टनर से लिया हुआ था उसका पेमेंट होगा, और लास्ट में आकर के सारे पार्टनर्स की कैपिटल पे जो क्लेम होगा वो उनका पेमेंट किया जाएगा। लाइन से होते हैं सारे काम, समझ गए? चलो अब आगे चलते हैं। डेट्स, एक तो होती है फर्म के डेट्स और एक होते हैं प्राइवेट डेट्स। फर्म के डेट्स जो फर्म ने आउटसाइडर से ले रखे होंगे वो डेट्स, और ये होते हैं प्राइवेट डेट्स जो किसी भी पार्टनर ने लिए हुए होंगे। तो ऑब्वियस बात है कि फर्म के डेट्स के लिए फर्म लायबल है यहाँ पर, और फर्म को ये देना होगा पूरा डेट्स, इसके बिहाफ पर इसके पार्टनर्स देंगे। इसके एसेट्स को भी यहाँ पर दिया जा सकता है, पार्टनर्स ही देंगे, मतलब पार्टनर्स की भी जितनी भी एसेट्स होती है उस वो यहाँ पर जा सकती हैं। लेकिन अगर प्राइवेट डेट है और जिस पर्टिकुलर आपके पार्टनर ने लिया है वो उसके लिए लायबल है पूरी तरीके से, ठीक है। इसमें फर्म का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा कैसा भी, है ना, वो पार्टनर ही देगी। अगर वो पार्टनर नहीं दे पा रहा तो उस पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी भी इसमें जा सकती है। क्लियर? अब आगे चलते हैं, रिलाइजेशन और एक रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्योंकि सबसे पहले जो बनेगा वो हमारा यहाँ बनेगा रिलाइजेशन अकाउंट। इससे पहले आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम एसेट्स को, लायबिलिटीज को रीअसेस करते थे, रिवैल्यूट करते थे, क्योंकि पार्टनर आता था या पार्टनर हमारे पास से जाता था। यहाँ पर फर्म हो गई फिनिश। यहाँ फर्म फिनिश होने से क्या होता है, एसेट्स को हम रियलाइज करते हैं, रियलाइज माने उनको सेल करते हैं, सेल से हम उनसे क्या ले लेते हैं, उससे रुपये ले लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही हम जितनी लायबिलिटीज होती है उनका हम पेमेंट करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या बनाया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। तो अब रियलाइजेशन अकाउंट को हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में थोड़ा सा आपको पढ़ा दें, ठीक है। तो थ्योरी में बहुत काम आ जाएगा, प्लस आपको वो अकाउंट बनाने में भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ठीक। देखो अब बनाते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है, यहाँ पर हम जितनी भी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, उनको रियलाइज करेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले और अच्छा रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं कि जो भी गेन हुआ है एसेट्स को या फिर लायबिलिटीज को रियलाइज कराने में, गेन हुआ है या फिर हमको लॉस हो गया, इस बात को पता लगाने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। अब देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जितनी भी एसेट्स हैं सारी एसेट उठा करके ये बना रिलेशन अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे हम यहाँ पर। एसेट्स जैसे हमने बैलेंस शीट दे रखी होती है, एसेट्स को क्रॉस में ट्रांसफर करते हैं तो पता ही है ना, यहाँ ट्रांसफर हम कर देंगे। तो क्या सारी एसेट्स? नहीं, सारी एसेट्स नहीं करेंगे, एसेट्स छोड़ देंगे हम, फिक्टिशियस एसेट्स नहीं आएंगी। क्यों? और क्या नहीं आएगा, लोन टू ए पार्टनर नहीं आएगा, कैश या बैंक नहीं आएगा, ठीक है। अभी हमको ये भी देखना होता है कि ये क्यों नहीं लिए जाते, है ना, यही तो क्वेश्चन आते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स नहीं ली जाती क्योंकि ये ऑलरेडी लॉस होता है, तो ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देते हैं। समझ आ गई? यहाँ पर इसको हम इसमें रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी लॉस है। सही, अब आगे चलो, लोन टू ए पार्टनर। लोन टू ए पार्टनर ये सेपरेट इसका अकाउंट बनाया जाता है, इसका एसेट से या लायबिलिटी से कोई भी लेना देना हम यहाँ नहीं रखेंगे, ठीक है। पार्टनर को लोन दिया ना, पार्टनर तो अब यहाँ तो थर्ड पार्टी में आ गया ना, पहले तो हम जो थर्ड पार्टी में नहीं, थर्ड पार्टी को पहले हम पेमेंट करते हैं, पार्टनर तो समझ लो हमारे अपने ऊपर, ठीक है। तो इसलिए इनका सेपरेट अकाउंट तैयार होगा, ये यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ सिर्फ हम एसेट्स और लायबिलिटी जो भी आउटसाइडर की होती है वो लेते हैं। अब आ जाते हैं कैश या बैंक नहीं लेते। कैश या बैंक तो पहले से ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना, तो उनको हम यहाँ पे लेके करेंगे क्या, यहाँ तो हमें खुद में ही पता लगाना है कि भाई एक अगर मशीनरी है, मशीनरी को हमने रियलाइज किया तो वो कितने में बिकी, है ना, कितने पैसे आ गए हमारे पास, तो कैश या बैंक तो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में है, तो इसलिए नहीं डाले जाते हैं। समझ गए? चलो इन सबको हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी डेबिट साइड पर लिख लेते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में यहाँ पर ले लेते हैं, सारी लायबिलिटीज, लेकिन क्या नहीं आता, पार्टनर का लोन नहीं आता है,
सिर्फ पार्टनर के लोन की बात कर रहे हैं। अगर आउटसाइडर का कोई भी लोन है तो वो जरूर आएगा, वो हमारी लायबिलिटी है और हमें उसे पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और पार्टनर से कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट नहीं आएंगे, रिजर्व्स नहीं लिए जाते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये तभी लिया जाता है जब उसके क्लेम में लायबिलिटी हमारी बन रही होती है। अगर वो दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो फिर हम उसको नहीं यहाँ पे लेते हैं, या कम या ज़्यादा होने पर हम उसको जरूर से यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। पार्टनर का लोन क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, इसलिए नहीं लेते हैं, ठीक है। यही तो क्वेश्चन आएंगे, है ना, कि पार्टनर का लोन यहाँ पे क्यों नहीं लिया जाता? इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि आउटसाइड और लायबिलिटी नहीं है हमारी, इसलिए नहीं लिया जाता। चलो, एक और चीज आती है आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट्स या फिर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ये क्या चीज होती है? देखो, अनरिकॉर्डेड मान जिनका रिकॉर्ड नहीं है हमारी बुक्स में, तो वो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ओमिटेड हो जाते हैं, छूट जाते हैं लिखने से, है लेकिन लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो हमें भी उसका यहाँ रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर वो कहते हैं कि मशीनरी एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, हमको एसेट हमको समझ में आई बाद में, तो हमें नहीं दिखाना मशीनरी। लेकिन अगर उसकी रियलाइज वैल्यू है, उससे हमें कुछ अगर रिसीव हुआ है, तो वो जरूर से यहाँ पर शो किया जाएगा। प्रॉफिट हो गया या फिर लायबिलिटी हमको पेमेंट करना, लॉस हो गया, आपको शो करना पड़ेगा, समझ गए, है ना। उसकी रियलाइज वैल्यू को यहाँ पर शो किया जाएगा जरूर से। अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटी को शो नहीं किया जाएगा। चलो आगे चलते हैं। एसेट्स है कोई भी, ठीक है, अगर वो रियलाइज नहीं हुई है तो आप उसे शो नहीं करेंगे। जैसे हमने अगर एसेट यहाँ पर आपको मशीनरी यहाँ पे शो की है, माना 1 लाख की, और क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट है इस मशीनरी के बारे में, तो आपको भी यहाँ पर कोई भी अमाउंट इससे रिलेटेड शो करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ऐसा लायबिलिटी के साथ हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर माना क्रेडिटर्स लिखे हुए हैं 50,000 रुपीज़ के, और क्रेडिटर से रिलेटेड क्वेश्चन में कुछ भी आगे नहीं बोला हुआ है, क्वेश्चन एकदम साइलेंट है, पेड करना पड़ेगा, पेड करो टू बैंक उतने ही अमाउंट को, 50,000 को। क्यों करना पड़ता है? लायबिलिटी है भाई, पेमेंट करना पड़ेगा आपको, फर्म डिसॉल्व कर रहे हो। एसेट से कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा है मैटर नहीं करेगा, लेकिन जो आपकी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं वो आपको पेमेंट करनी ही करनी पड़ेंगी, समझ गए। चलो आगे, इतना हो गया। रिलेशन से रिलेटेड कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, जो खर्चे होते हैं, रिलेशन को कराना है, एसेट्स को बिकवाना है, लायबिलिटीज को पेमेंट कराना है, ठीक है। तो इसके लिए ना हम किसी थर्ड पार्टी को भी कभी कभी अपॉइंट कर लेते हैं, तो उसको पैसे दे देते हैं और उससे काम करा लेते हैं। कभी कभी पार्टनर भी कर देते हैं ये काम। तो जो भी कर रहा हो, आपको तो खर्चे हो जाते हैं ना, फर्म के तो हमारे खर्चे ही होते हैं, टू बैंक करके कर देंगे। अगर पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर का नाम आ जाएगा। ये हो जाते हैं हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। गुडविल की बात आती है। गुडविल बैलेंस शीट में अगर शो हो रही है, इसका मतलब वो परचेज गुडविल है, ठीक है। ट्रीटमेंट कैसा होगा? जैसे कि एसेट्स का होता है, आप एसेट्स के साथ उसको यहाँ पर तुरंत ही शो कर देना, ठीक है। और अगर नहीं दे रखी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमको दे रखी है इट मीन्स वो परचेज है, तो आपको एज ए एसेट ट्रीट की जाती है और वो आपको एसेट साइड में उसके साथ शो कर देना। उसकी वैल्यू अगर दे रखी होगी तो वैल्यू का भी काम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। रिलाइजेशन एक्सपेंसेस जो बन जाता है हमारा अकाउंट, इसके लॉसेज या फिर जो भी हमारे प्रॉफिट आते हैं हम उनको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को बनाने से पहले हम बनाते हैं पार्टनर का लोन अकाउंट, ठीक है। लोन को यहाँ पर सेटलमेंट उनका कर दिया जाता है, पार्टनर से जो लोन ले रखा हो वो यहाँ पे सेटलमेंट हो जाएगा। उसके बाद हम पहुँचेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे, ठीक है। तो जितने भी जैसे जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, ये सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर के डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। रिलेशन अकाउंट का लॉस या प्रॉफिट वहाँ दे दिया जाता है, ठीक है। और पार्टनर ने अगर पर्सनली किसी एसेट को लिया है या पर्सनली किसी लायबिलिटी को पेड किया है तो उसे भी वहाँ पे शो किया जाता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, बैलेंस से सारे निकाल दिए जाते हैं, और लास्ट में आकर के इस पार्टनर जो कैपिटल अकाउंट आते हैं हमारे, वो डेबिट भी आ सकते हैं और क्रेडिट भी आ सकते हैं भाई, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। डेबिट बैलेंस आया, इसका मतलब पार्टनर को आपको पेमेंट करें फर्म को, तो हम बैंक अकाउंट में जा करके लास्ट में बनता है और उसमें वहाँ पे पेमेंट हम कर देते हैं। अगर पार्टनर का डेबिट बैलेंस बच जाता है यहाँ पर, तो वो पार्टनर से रियलाइज कर लिया जाता है लास्ट में जाकर के।
वो पार्टनर उसको पेमेंट कर देता है, या फिर पार्टनर को ये किसी भी तरीके से उसका लोन अकाउंट के रूप में उसे हम पेमेंट वहाँ पे करवा सकते हैं बाद में। हो गया डिसोल्यूशन कंप्लीट। डिसोल्यूशन से रिलेटेड इतनी ही थ्योरी है, बाकी आपके न्यूमेरिकल है। डिसोल्यूशन चैप्टर अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका है। क्यों? उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि एडमिशन में से भी एडजस्टमेंट हटा दिया गया और रिटायरमेंट्स में से भी एडजस्टमेंट हटा दिया गया। डेथ, उसकी तो पूरी डेथ ही करा दी गई है, तो बचा क्या हमारे पास? बचा हमारे पास डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन के जितने प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है उसकी ही उतनी उसकी थ्योरी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ। हमसे टेलीग्राम पर भी आप मिल सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा सारा। ठीक है, और उससे रिलेटेड और भी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए इसको रिवाइज करें। टेक केयर, गुड बाय।